तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब हम अल्कोहल बनाएंगे तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आप यहाँ पे देखो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसका जो Mg वाला पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव पार्ट, एंड ये जो होता है एल्काइल या फिर एराइल वो हो जाएगा अपना पार्शियली नेगेटिव। अभी जो पार्शियली नेगेटिव पार्ट होगा ये क्या करेगा, यहाँ पर जा करके अटैक कर देगा, है ना, ऑक्सीजन अपनी जो इलेक्ट्रॉन थी उसको खींच लेगा। जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों, देखो ये जो पार्ट होता है ना नेगेटिव पार्ट, ये क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना, ये पहले इसको जा करके अटैक कर देगा। तो यहाँ पर अटैक बनता है जिसको बेसिकली रिएक्शन का प्रोडक्ट मान सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे आप देखो ये बेसिकली जुड़ जा रहा है, ठीक है। ये जो वो था नेगेटिव पार्ट था उसके साथ पॉजिटिव पार्ट जुड़ गया, एंड जो पॉजिटिव पार्ट था पार्शियली उसके साथ जा करके नेगेटिव पार्ट जुड़ गया। सिंपल सी बात है। एंड दूसरा जो स्टेप फॉलो होगा वो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे देखो हाइड्रोलिसिस मतलब H2O ऐड करना, तो H2O बेसिकली क्या होगा, H+ एंड OH-, है ना। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट है Mg, ठीक है, उसके साथ जा करके क्या जुड़ जाएगा, OH, एंड ये जो नेगेटिव पार्ट है इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H2O का H वाला पार्ट। तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, एक तो अल्कोहल बन रहा है, एंड ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या है, MgOHX, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एग्जांपल से आपको क्या पता चलेगा, बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, मिथेनॉल से, ठीक है। एंड जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो मिथेनॉल से अलावा कोई भी जो भी एल्डिहाइड होंगे उनसे बनेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे मैकेनिज्म भी हम करा देंगे तो वो आप नोट कर लेना, ठीक है। ये पहले हमें क्या दिया हुआ है, मिथेनॉल, ठीक है, उसके साथ हमको ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन करवाना है। पहला स्टेप क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले तो आप इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है, इसके साथ ऐसे लिख लेना, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा, पहले तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जो है खींच लेगा, एंड ये क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, है ना। एंड इसके साथ इसका जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट था वो जा करके जुड़ जाएगा, मतलब कि MgX वाला पार्ट, एंड ये जो होगा पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आकर के ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा साफ करके अगर हम लिखे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखता होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब H+ एंड OH का एडिशन। तो अगर हम इसको तोड़े तो क्या हो जाएगा, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। इस माइनस प्लस के ये जो माइनस पार्ट है इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये जो पार्ट है इसके साथ OH जुड़ जाएगा, तो यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, RCH2OH, मतलब कि ये वाला जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल होगा क्योंकि मिथेनॉल से बन रहा है, ठीक है। एंड इसके साथ ये जो है एक और प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अगर हम मिथेनॉल के अलावा कोई और लेते, ठीक है, कोई और एल्डिहाइड या फिर कोई और कीटोन लेते तो क्या बनेगा, या तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है, एंड उसके साथ जो है या फिर टर्शियरी अल्कोहल बनेगा अगर हम कीटोन यूज़ करते। तो इनको भी हम एक बार कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन थोड़ा छोटा है बट ठीक है, विल मैनेज। ओके, तो पहले चीज़ तो ये रहेगी, हमें यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है। तो क्या करेंगे, हम इसके साथ MgX जोड़ देंगे, एंड ये जो है इसके साथ R जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसको तोड़ देंगे, एंड यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा, जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल सी मैकेनिज्म है ना। कीटोन में भी आपको वैसे ही कर लेना है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ रही होंगी, एंड बोर्ड्स के लिए बिल्कुल काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे MgX जुड़ जाएगा, एंड यहाँ पे R जुड़ जाएगा, फिर ये जो है यहाँ से टूट जाएगा बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस होती है, ठीक है। ये रिएक्शन हमने कर ली, राइट। एंड आपको ये वाली जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है NCERT में वो भी समझ में आएगी। नेक्स्ट जो है एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, अगर हम ब्यूटेनॉल का जो है कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं, मतलब कि हाइड्रोजनेशन बेसिकली, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहले तो आपको क्या होना चाहिए, ब्यूटेनॉल का जो है आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए ना। अगर हम ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला लिखे तो ऐसा होगा, ठीक है, 4 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करना है अपने को, रिडक्शन करना है ना। तो रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का एडिशन करना है। तो देखो मैं एकदम शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप ऐसे इस चीज़ को तोड़ के लिख लेना, एंड इस डबल बॉन्ड को तोड़ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाना, एंड एक हाइड्रोजन इसके नीचे जोड़ देना, बस यही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आप देख लो, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। नेमिंग करना आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ मैं, तो यही चीज़ है।
अगर हम सेकंड की बात करें, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, मतलब कि एसिडिक कोई भी एसिडिक मीडियम है उसके प्रेजेंस में हम जो है प्रोपीन का हाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे जो है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया एंड उसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो पहले तो प्रोपीन का जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोपीन का जो है फॉर्मूला। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, वाटर ऐड करना है ना। तो देखो ये जो है आप या तो मार्कोनिकॉफ रूल से कर लो या तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अनुसार कर लो, है ना। यहाँ पे जो है पहले तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड यहाँ पे हमें एडिशन करना है H प्लस एंड OH का। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, OH वाला पार्ट मतलब नेगेटिव पार्ट, एंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक और हाइड्रोजन। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि प्रोपन-टूऑल, ठीक है, प्रोपन-टूऑल ये हो गया। सी का जो है क्या बोला गया है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। मतलब कि आपको प्रोपेनॉन मतलब एक कीटोन है जिसके साथ आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तो हमें पता है कि अल्कोहल बनेगा। तो इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे। चलो जो है प्रोपेनॉन को पहले तो आपको फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाली प्रोडक्ट जुड़ना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसा होगा, CH3Mg Br, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, अब इसका ये जो है पॉजिटिव पार्ट है एंड ये जो है नेगेटिव पार्ट है। तो हम इसको तो पहले तोड़ेंगे, है ना। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, तो इसके साथ जुड़ जाएगा OMgBr एंड इसके साथ क्या जुड़ जाएगा अपना मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे एंड यहाँ से जो है तोड़ देंगे, इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे एंड इसके साथ जोड़ देंगे OH। तो जो प्रोडक्ट अपना बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, 2-मिथाइल प्रोपन-टूऑल। तो ये भी हमने कर लिया एग्जाम्पल जो था, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे फिनॉल का प्रिपरेशन, ठीक है। फिनॉल को हम जनरली क्या जानते हैं, कार्बोलिक एसिड नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिनॉल जो होता है लेबोरेटरी में हम इसको कैसे प्रिपरेशन करते हैं, बेंजीन की डेरिवेटिव से, ठीक है। बेंजीन बेसिकली क्या होता है, ये होता है बेंजीन, है ना। इसका कोई भी डेरिवेटिव मान लो कि क्लोरोबेंजीन हो गया या फिर एनिलीन हो गए, तो वो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पहला जो रिएक्शन है वो क्या है, फ्रॉम द हेलोएरिन। हेलोएरिन मतलब क्या, कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा हुआ होगा, ये जो रायल ग्रुप होगा उसके साथ, ठीक है। उसका जो है एसिडिफिकेशन करेंगे हम किसी बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो अपना जो है फिनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि क्लोरोबेंजीन लिया गया है, जो मीडियम है वो क्या है, NaOH, ठीक है। यहाँ पे हम जो है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर लगाते हैं एंड जिसके चलते क्या होता है, ये पहले तो आप HCl को निकाल दोगे यहाँ से, फिर यहाँ पर ONA बन जाएगा, है ना। फिर से आप क्या होगे, ये जो HCl का मीडियम होगा यहाँ से एक हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम से आ जाएगा, ये जो है फिनॉल बन जाएगा। तो ये चीज़ तो ईजी है, बट यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो रिएक्शन है ना, हेलोएरिन से जो भी फिनॉल बनाने का ये रिएक्शन, यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है एंड प्रेशर ये इतना ज़्यादा क्यों लगता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर क्या होगा, लोन पेयर्स लगे हुए होंगे एंड ये जो लोन पेयर्स होंगे ना, ये इसके साथ रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। अब अगर रेजोनेंस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो ये जो कंपाउंड है ये इजीली रिएक्ट नहीं करना चाहेगा। तो अगर रिएक्ट नहीं करना चाहेगा तो हमें ऑब्वियसली इसको ज़्यादा टेम्परेचर एंड ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा ताकि ये रिएक्ट करे। तो यही इसका रीज़न है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या बोल रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे हम फिनॉल को बना सकते हैं। अब देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे, जब हम फिनॉल बनाना चाहेंगे ना तो हमें एक रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ओलियम, ठीक है। वो आपने बचपन में ओलियम के बारे में पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कि ओलियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO7, ठीक है। जैसे कि H2SO4 का जो प्रिपरेशन मेथड होता है ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, H2O7, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे SO3H जो है प्रेजेंट है, ठीक है, SO3H एंड जो है HSO4 माइनस, ठीक है। इन दोनों से क्या बनता है, ये जो हमारा है ओलियम बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन को देख लेते हैं। ये जो एक फिनाइल रिंग है, ठीक है, इस पर जब हम ओलियम देते हैं मतलब कि H2O7 देते हैं तो यहाँ से जो है एक SO3H हमारा ऐड हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 मोल, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं जिसके चलते Na2SO4 यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। 2 Na एक S एंड O4 यहाँ से निकल जाएगा एंड
लास्ट में एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में जो बचेगा वो क्या बचेगा, फिनॉल। तो ऐसे फिनॉल बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको रेड बॉक्स में मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। ये क्या है, ये डायोजोनियम सॉल्ट की जो है, डायोजोनियम सॉल्ट से हम कैसे फिनॉल बनाते हैं। एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे डायोजोनियम सॉल्ट का जो प्रिपरेशन मेथड है वो भी यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, है ना। देखो पहले हम क्या लेंगे रिएजेंट, एक लेंगे हम बेंजीन की जो डेरिवेटिव है एनिलीन। एनिलीन का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, एक बेंजीन रिंग होगा जिसके ऊपर क्या होगा, NH2, ठीक है। NH2 ग्रुप लगा हुआ होगा, उसी को हम बोलेंगे एनिलीन। अब क्या करते हैं हम इसको नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। अब नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2, ठीक है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है अपना HNO3, वैसे नाइट्रस एसिड क्या होता है HNO2, ठीक है। अब नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा, वो बनेगा इसके प्रेजेंस में NaNO2 एंड HCl से क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा अपना NaCl, है ना, और एक क्या बन जाएगा HNO2। तो ये जो HNO2 होता है इसी को हम काम में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन का प्रोग्रेशन हम देख लेते हैं। देखो ये जो होगा ये दोनों क्या बनाएंगे, HNO2, है ना, नाइट्रस एसिड बनाएंगे। तो HNO2 का आप ऐसे लिखता है, ठीक है। ये जो अपने HNO2 लिखा, आई एम सॉरी, तो यहाँ पे जो है पहले तो आप यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेना, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर दोगे, N2OH लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। ये मेथड्स बता रही हूँ मैं कैसे आप इसको याद करोगे। देखो यहाँ पे क्या है, HCl है, HCl क्या करेगा, इसका जो है OH को लेकर के वाटर बाहर निकाल देगा एंड अल्टीमेटली जो बचेगा वो क्या होगा, N2Cl, ठीक है। जिसका नाम क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। मेथड आपको समझ में आया कैसे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पे आप जब वाटर डालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक तो यहाँ से ये जो H2 है, इस H2O का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एंड OH माइनस, ठीक है। ये जो H+ है ये HCl को लेकर के बाहर निकल जाएगा। N2 जो है एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है तो N2 भी बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो N2 निकल गया है, HCl निकल गया एंड जो बचेगा वो क्या बचेगा, OH, ठीक है। तो ऐसे बनता है अपना फिनॉल। बट फिनॉल से भी इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाला स्टेप, ठीक है। ये आपको ज़रूर याद रखना है, पूरी ऑर्गेनिक में आपको काम में आएगा। एंड फिनॉल कैसे आपको बनता है वो तो हमने देख लिया, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वो एक नेम रिएक्शन है एंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में काफ़ी बार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो है क्यूमिन। अब क्यूमिन का जो है आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। क्यूमिन क्या होता है, बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहाँ पे आप देखो एक बेंजीन रिंग है एंड उसके ऊपर जो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्यूमिन का स्ट्रक्चर। अब क्यूमिन से कैसे हम फिनॉल बनाएंगे, पहले तो जो एयर होता है, एयर के प्रेजेंस में ये बनता है। एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा उसको हम यहाँ पे घुसाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये चीज़ बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्योंकि यहाँ पे आप देखो पेरोक्साइड बॉन्ड दिख रहा है आपको, है ना। तो क्या हुआ, क्यूमिन पेरोक्साइड बॉन्ड बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसमें जो है एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर हाइड्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे तोड़ देना एंड एक तो OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होते हैं ना वो बहुत भास्ट होते हैं एंड आपको सारे के सारे रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं याद रखने होते हैं। जैसे कि जो नेम रिएक्शन होते हैं उनमें अगर आप रिएजेंट एंड प्रोडक्ट आपको याद है तो उससे आपका काम चल जाता है, ठीक है। अब जो चीज़ है वो क्या बन रहा है, एसीटोन बन रहा है एज अ साइड प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। एंड जो मेन हमारा प्रोडक्ट है फिनॉल वो तो बन जाता है ईजिली। तो ये था क्यूमिन से कैसे आप फिनॉल को प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुइटेबल ग्रिग्नेट रिएजेंट ऑन मिथेनॉल, ठीक है। आपको बताना है कि मिथेनॉल के ऊपर कौन सा ऐसा ग्रिग्नेट रिएजेंट हम यूज़ करें जिसके चलते ये प्रोडक्ट्स बने, ठीक है। तो देखो ग्रिग्नेट रिएजेंट क्या होते हैं, RMGX। तो आपको बेसिकली क्या आइडेंटिफाई करना है, ये जो R होगा ये R कौन सा एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे अभी। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो आपको मिथेनॉल दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको पूछा गया है कि ग्रिग्नेट रीजन क्या होगा जिसके चलते प्रोडक्ट ये बनेगा। अब आपको ना यहाँ पे गेस करना होगा, तो उसके लिए मैं कुछ सिंपल मेथड्स आपको बताती हूँ, ठीक है। जो पहला आप काम करोगे, क्या करोगे आप, पहले तो जो कार्बन है उनके आप नंबर काउंट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 कार्बन है एंड जो मिथेनॉल है उस पर तो सिर्फ 1 कार्बन है। एंड ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट कहाँ से आया होगा, मिथेनॉल से आया होगा, है ना। तो ये जो बाकी का पार्ट है ये पार्ट अपने ग्रिग्नेट रीजन में होना होगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप ऐसे गेस करोगे, ठीक है। पहले कार्बन का नंबर आप काउंट करोगे, फिर आप ये देखोगे कि वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है ना, वो या तो
नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल चेन होगा, या तो आइसो होगा, या तो टर्शियरी होगा। तो उससे आपको ग्रिग्नार्ड रीजन को गेस करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपने ये चीज़ गेस कर ली तो आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो आपको करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड दूसरा करना है क्या करना है अपने को, हाइड्रेशन करना है, ठीक है। तो हम पहले तो मिथेनॉल को लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, पहले हम ऐसे लिख लेंगे मिथेनॉल को, राइट। अब क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट हो मतलब जो रिएजेंट दूसरा हो सकता है वो क्या हो सकता है, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो सकता है ना, तब उसको भी लिख लेते हैं। अब यहाँ का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो ये वाला होगा एंड यहाँ का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो ये वाला होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होगा अपना नेगेटिव पार्ट एंड ये होगा अपना पॉजिटिव। अब आपको बस क्या करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच का जो है अट्रैक्शन करना है और बस आपका जो है बन जाएगा। तो पहले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेते हैं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली CH2 है ना, और यहाँ पे जो है OMgBr, ठीक है। एंड ये जो पार्ट है प्रोपाइल का, ये जो पार्ट है इसको हम किससे जोड़ेंगे, इस वाले पार्ट से ना, पॉजिटिव पार्ट से जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हाइड्रेशन, मतलब कि वाटर ऐड करना है। वाटर मतलब H+ एंड OH-। तो यहाँ से क्या होगा, तोड़ेंगे हम इसको दे देंगे OH एंड इसको दे देंगे H+, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा घुमा के लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये जो है प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। समझ में आया आपको ये चीज़। एंड जो एक साइड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है अपना MgOH एंड Br, ये होता है अपना साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमें क्या बनाने को बोला गया है, तो हमको ये चीज़ बनाने को बोला गया है, ठीक है, ये वाली चीज़। तो इसको हम बनाएंगे मिथेनॉल से, ठीक है। जो देखो प्रोडक्ट क्या हो सकता है आपको गेस करना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये कहाँ से आया होगा, मिथेनॉल से आया होगा। तो एक साइक्लो का रिएजेंट चाहिए हमें, तो हम एक गेस करते हैं कि रिएजेंट कुछ ऐसा होगा दिखने में, ठीक है। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो सकता है और उसके साथ क्या होगा, जो कि हमें दिया हुआ है मिथेनॉल है ना। तो मिथेनॉल को हम ऐसे लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव पार्ट, ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव पार्ट। यहाँ पे भी आप देखो ये हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट, ये हो जाएगा अपना नेगेटिव पार्ट, राइट। अब इसको करते हैं, ओके साथ क्या जुड़ेगा, MgBr जुड़ जाएगा है ना। एंड इसके साथ क्या जुड़ेगा, ये जो साइक्लो का ग्रुप है, ठीक है। आई थिंक मैंने इसको फिनाइल बोल दिया, ठीक है, तो आप उसको देख लेना। इसके बाद क्या करेंगे, इससे वाटर एडिशन कर देंगे। वाटर एडिशन कर देंगे तो ये टूट जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा H, यहाँ पर जुड़ जाएगा OH। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा वो जो पूछा गया है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो जुड़े हुए थे, ठीक है, मैकेनिज्म से हमने करे। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई अच्छे से। तो बाकी जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे ये जो दोनों एग्जाम्पल थे ये हमने कर लिए, ठीक है। अब ये जो बाकी 3 जो क्वेश्चन है इनको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखो, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, हमें हाइड्रेशन करना है एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो एसिड रिएक्शन हम कर चुके हैं एंड इनमें हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं कार्बोकेटाइन तक। तो कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, यहाँ पे आप देखो, ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो थोड़ा इसको जूम करते हैं ना। ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसका इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इससे क्या होगा, तो इसको पहले बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, CH3 एंड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्रेशन करने के बाद क्या होगा, यहाँ एक जगह पे तो H+ जुड़ेगा एंड दूसरे पार्ट है वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, अपना OH जुड़ जाएगा। तो H+ क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, तो H+ कहाँ आकर के जुड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक H+ का हमने एडिशन कर दिया एंड यहाँ पे जो एक OH जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा रिएक्शन है, यही प्रोडक्ट बनेगा अपना। तो प्रोडक्ट को अगर हम अच्छे से लिख लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, अपना प्रोडक्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। मार्कोनिकोव का एडिशन हो जाता है यहाँ पे, या फिर आप कार्बोकेटाइन का जो है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है, सिंपल रिडक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अपने को क्या दिया हुआ है, NaBH4, ठीक है, उससे रिडक्शन करना है। ये क्या है, कीटोन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ग्रुप है कीटोन का, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो मैंने आपको क्या कहा था कि जो डबल बॉन्ड है इसको आप तोड़ देना, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देना, राइट। तो ये जो है एक सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, ठीक है।
ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, इसको आप सिमिलरली लिख लेना और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देना, बस ये हो गया। बहुत सिंपल सी चीज़ थी। एंड जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे भी आपको सेम रिडक्शन करना है। रिडक्शन क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे जो एक एल्डिहाइड है, हमें क्या पता है ये जो NaBH4 होते हैं, ये जो LiAlH4 होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी अपने कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं उनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ग्रुप है इसको अगर आप ऐसे लिख लो, इसको एक डबल बॉन्ड आप तोड़ दोगे, यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा एंड यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, तो सिंपल सी बात है CH2OH हो जाएगा, है ना। ये पूरा जो है आप इसको ऐसे लिख देना है, इसके बाद CH2OH, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट जो है हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में क्या होगा, एक तो अपना अल्काइल या फिर अराइल पार्ट होगा एंड दूसरा क्या होगा, हाइड्रोक्सिल, ठीक है, ये बताया गया है ना। एक तो हाइड्रोक्सिल पार्ट होगा एंड दूसरा होगा अल्काइल या फिर अराइल। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो हमें यहाँ पर देखना है। जो पहली प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको रीज़न अच्छे से पता होना चाहिए कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या फिर घटता है। तो जो पहला पॉइंट NCERT में मेंशन है वो क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का वो बढ़ता है कब, अगर कार्बन का नंबर ज़्यादा हो, ठीक है। कार्बन का नंबर ज़्यादा होने से क्या होगा, जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच का, मतलब कि जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो इंक्रीज़ होगा। एंड अगर वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल आपस में ऐसे चिपके रहेंगे तो इन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाएगा एंड दैट इज़ वाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया, वैन डर वाल्स फोर्स या फिर नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। इसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो सकता है। जो दूसरा फैक्टर NCERT में दिया हुआ है वो क्या है, ब्रांचिंग, ठीक है। ब्रांचिंग के साथ इसका जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज़ होती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। अब ऐसा क्यों, जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि स्ट्रेट है, ठीक है, तो इसके साथ इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो इसके ऊपर ऐसे 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 लाइंड होगा, ठीक है। तीसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे लाइंड होगा, है ना। तो बेसिकली ये एक डेंसिटी आप देखो कि इंक्रीज़ होता जा रहा है ना। तो इस चीज़ को तोड़ने में हमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, मतलब मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का दिखता है, मतलब मॉलिक्यूल जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, कुछ राउंड टाइप का दिखता होगा, तो क्या होगा, सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो अच्छे से जुड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो अगर अच्छे से जुड़ नहीं पाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच का जो है उनको जो है तोड़ने के लिए हमें कम स्ट्रेंथ चाहिए होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो जाएंगे। मतलब कि ब्रांचिंग ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, यही सिंपल सी चीज़ यहाँ पे बताई गई है एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप देख सकते हो। एंड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है यहाँ पे बताया गया कि जो अल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स होते हैं, फिनॉल्स होते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो थोड़ा हायर साइड होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन या फिर ईथर या फिर हेलोएल्केन या फिर हेलोएरिन, ठीक है, जिनका जो मोलिकुलर मास होता है उनके सेम होता है, बट स्टिल जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है अल्कोहल एंड फिनॉल्स में। ऐसा क्यों होता है, दिस इज सिंपली बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो आपको पता है ना, जो कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ आता है ना, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनके साथ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा जाता है। अब ये जो अल्कोहल से यहाँ पे क्या दिखा जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है इंटरमोलिकुलर एंड दूसरा क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर। अब इंटर मतलब क्या, इंटर मतलब कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्डिंग होगी हाइड्रोजन की, ठीक है ना, तब उसका हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर। एंड इंट्रा कब बोलेंगे, जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको 3 एग्जांपल्स दिए एंड आपको यहाँ पे कंपेयर करने को बोला गया है, ठीक है। तो अगर हम पहले की बात करें तो ये एक अल्कोहल है ना, ये क्या है, मेथॉक्सोमीथेन, ये एक ईथर है, ठीक है, और ये एक एल्केन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका जो मॉलिकुलर मास है उसको देखो, ठीक है। मॉलिकुलर मास जो है इन सबका सेम है, ठीक है, 46, 46 एंड 44 भी क्वाइट कंपेरेबल है, ठीक है। पर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा आपको यहाँ पे। जैसे कि एल्केन का अगर हम बात करें तो ये कितना है, 231। अगर हम इस ईथर का बात करें तो कितना है, 248। एंड अगर हम यहाँ पे जो इथेनॉल का बात करें जो कि एक अल्कोहल है, उसका बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा हायर साइड है। तो यही NCERT में बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड दिखी जाती है एंड दैट्स वाई इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
अगर हम बात करें कि ईथर में क्यों ज़्यादा होगी, ईथर में क्या होता है, ईथर में ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती। पर ईथर में जो है थोड़ा बहुत पोलैरिटी दिखी जाती है, तो पोलैरिटी के कारण भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ये भी आप एक पॉइंट नोट कर लेना एनसीईआरटी में। अब हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसी चीज़ की क्यों होगी, जब कोई भी कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्शन कर पाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन कर पाएगा या फिर वाटर के साथ अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा, फिर हम उसकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, है ना। अब सॉल्युबिलिटी अल्कोहल्स में जो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अल्कोहल जो है फिनोल्स जो है वो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, एंड वो भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल है एंड एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, जो भी अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप्स होंगे। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये अगर एक अल्कोहल है, यानी ये कोई भी अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ये क्या हो गए, ये बहुत बल्कि ग्रुप्स होते हैं, जिसके चलते स्टैटिक हिंड्रेंस होती है ना। तो उसके चलते क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ढंग से नहीं बन पाएगा। तो आपको बस क्या चीज़ याद रखनी है, जब ये अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा तो जो है सॉल्युबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट जो है हमें क्या दिया हुआ है, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एंड हमें इसको बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि ये जो आपको दिया गया है पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल, इन सबके जो है आपको मोलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे जो हमें दिया गया है ना, इन सब में कार्बन का जो नंबर है उसमें थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, जैसे कि पेंटेनॉल की हम बात करें तो इस पर 5 कार्बन है, ब्यूटेन की अगर हम बात करें तो इस पर 4 कार्बन होंगे। ठीक है ना, ब्यूटेनॉल में भी 4 कार्बन होंगे। ठीक है, इथेनॉल की अगर बात करें तो उस पर 2 कार्बन है। ठीक है, प्रोपेनॉल की बात करें तो इस पर 3 कार्बन है, एंड जो मिथेनॉल है इसमें तो 1 कार्बन है। देखो अब हमने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट जो है वैन-डेर-वाल्स फोर्स के ऊपर जो है बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंडेबल है ना। अगर वैन-डेर-वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। अब वैन-डेर-वाल्स फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, कार्बन के नंबर के ऊपर। अगर कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा, वैन-डेर-वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे सिंपल सी चीज़ क्या देखेंगे, कार्बन का नंबर देखेंगे। ठीक है, कार्बन का नंबर यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई किसका है, पेंटेनॉल का। ठीक है, तो इसका जो है सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जो है इन दोनों में हमें कन्फ्यूजन आएगा कि इन दोनों में ही जो कार्बन नंबर है वो सेम है। ठीक है, बाकी का ऑर्डर आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का हम देखेंगे, पर उसके बाद क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा कम क्या हो जाएगा, 3 वाला, मतलब कि प्रोपेनॉल, उससे थोड़ा कम हो जाएगा इथेनॉल, उससे भी कम हो जाएगा मिथेनॉल। ठीक है, अब ये जो दो है इनके अगर आप स्ट्रक्चर लिखते हो तो क्या होगा, ब्यूटेनॉल में जो ब्रांचिंग है वो कम है ना। ब्यूटेनॉल की अगर हम बात करें तो वो ऐसा दिखता होगा, है ना। यहाँ पे 4 कार्बन होंगे, तो ये हो जाता है अपना ब्यूटेनॉल, जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। अगर हम ब्यूटेनॉल की बात करें, ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, जिसमें थोड़ा बहुत ब्रांचिंग है। अब हमने ब्रांचिंग का क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ब्रांचिंग ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, एंड दैट इज़ वाई ब्यूटेनॉल का जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज़ कम्पेयर टू ब्यूटेनॉल। तो आपको पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर हमें बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम अलग से पेज में करते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पे भी हमें बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर लिखना है। देखो पहला कंपाउंड क्या है, एन ब्यूटेन, है ना, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, इथॉक्सी इथेन, इसका भी स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये ईथर हो गया। तीसरा जो है वो क्या है, एक एल्डिहाइड है ना, पेंटेनॉल, तो इसको अभी आपने लिखना है। जो चौथा है वो क्या है, पेंटेनॉल, जो कि एक एल्कोहल है। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा किसका होगा, एल्कोहल का होगा, क्योंकि इसमें जो क्या दिखी जाएगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, है ना। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा अपना एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड के बाद क्या हो जाएगा, ईथर। ठीक है, देखो एल्डिहाइड का क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत पोलैरिटी दिखी जाएगी। अगर हम पोलैरिटी की बात करें, ठीक है, तो आप पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो।
तो ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे पोलैरिटी दिखी जाएगी। ये जो ईथर है, ईथर में भी थोड़ा बहुत पोलैरिटी दिखी जाएगी, पर जो एल्केन है इसका जो है कोई पोलैरिटी नहीं है ना, तो इसका सबसे कम होगा। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर में ही दिया हुआ है ना। तो देखो एल्कोहल का जो सबसे ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा कम होगा एल्डिहाइड का, उससे कम होगा ईथर का, एंड देन का आ जाएगा अपना एल्केन। ठीक है, यहाँ पे भी आपको और भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको मान लो प्रोपेन पूछ ली जाए ना, तो प्रोपेन का क्या होगा, इससे भी कम हो जाएगा है ना। क्यों? क्योंकि वैन डेर वाल फोर्स जो है कम होगी बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो ये हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब आते हैं अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में। क्या बोल रहा है कि अल्कोहल जो होते हैं वो वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं। वर्सेटाइल मतलब ये दोनों तरीके से रिएक्ट करते हैं, एक तो न्यूक्लियोफिल की तरह एंड दूसरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, अब दोनों जो केस है ना, इनमें जो बॉन्ड की ब्रेकिंग है वो अलग अलग होती है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ये सोच लो कि जो अल्कोहल्स होता है जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, OH का जो बॉन्ड होता है, जैसे कि अल्कोहल को अगर हम ऐसे लिखे है ना, तो OH के बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूटता है कब, जब अल्कोहल रिएक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एंड जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो आप देखो कि अल्कोहल का जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये जब बैक साइड से अटैक करेगा कार्बन पे, ठीक है, बैक साइड अटैक में क्या होता है, एक बॉन्ड टूटता है एंड एक नया बॉन्ड बनता है ना। तो ये वाला बॉन्ड जो है बन गया एंड जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन वाला बॉन्ड था वो टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड है वो टूट रही है कब, जब अल्कोहल एज आ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। न्यूक्लियोफाइल के मतलब क्या, न्यूक्लियस लविंग। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज था एंड यहाँ ऑक्सीजन का जो लोन पेयर वो अटैक कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस लविंग है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्या बोला था मैंने कि जो जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो जो R एंड C के बीच, R एंड O के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, H+ का एडिशन हो गया तो क्या बनेगा, RCH2OH2+। ठीक है, प्लस चार्ज होगा, आपको समझ में आ रहा है क्यों। अब क्या होगा, ब्रोमीन, मान लो कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों, क्योंकि आप देखो कि ब्रोमीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस लविंग होगा, है ना। तो जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा एंड ये जो OH2+ था, ठीक है, ये बहुत अच्छी लिविंग ग्रुप होती है। ठीक है, ये लिविंग ग्रुप जो है यहाँ से निकल जाएगा H2 बन करके, है ना, एंड ये कंपाउंड बन जाएगा। तो यही थी यहाँ पे रिएक्शन कि अल्कोहल जो होते हैं वो दोनों तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द क्लीवेज कि OH का बॉन्ड टूट रहा है या फिर CO का बॉन्ड टूट रहा है, रिएक्शंस को हम दो कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी क्या हो जाएगा, जब OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, एंड उस बेसिस पे हम फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स की जो एसिडिटी है उसको देखेंगे। ठीक है, रिएक्शन विद द मेटल्स, अल्कोहल एंड फिनॉल्स रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। नाउ एक्टिव मेटल्स आपको पता होगा कि जिन लोगों ने भी केमिस्ट्री का वो चैप्टर पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, वहाँ पे आपको एक लिस्ट दी हुई थी, है ना, जो भी मेटल्स का जो है रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसके अकॉर्डिंगली। तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता है तो आप एकदम बेसिक से लेकर चलो, जैसे कि सोडियम हो गया। ठीक है, सोडियम की जो वैलेंसी होती है, सोडियम की अगर हम लिखें इलेक्ट्रॉनिक जो है वो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो सोडियम क्या चाहेगा कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा ताकि एक स्टेबल उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहेगा। तो ये क्या होगा, बहुत ही एक्टिव मेटल हो गया। दूसरी तरह आप जो है देख लो, पोटेशियम की बात कर ले या फिर एल्यूमिनियम की बात कर लिए, सारे ही चाहेंगे कि एक जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉन गेन करने का, है ना। एल्यूमिनियम की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, तो ये भी ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने की कोशिश करेगा एंड ये वाला स्टेबल हो जाएगा। तो यही है एक्टिव मेटल का कंसेप्ट। ठीक है, तो एक्टिव मेटल्स के साथ जो है रिएक्शन होता है अल्कोहल एंड फिनॉल्स का, एंड ये लोग क्या बना लेते हैं, या तो अल्कोक्साइड या फिर फिनॉक्साइड एंड 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए आप देखो, ये क्या है, एक अल्कोहल है। ठीक है, एंड ये क्या है, एक सोडियम मेटल जो कि एक एक्टिव मेटल है। इससे क्या बन रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा एंड
इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या बना, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, एंड एक हाइड्रोजन निकल गया। दूसरी तरह एक और मेटल लेते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम के साथ मान लो ये हम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, 3 डिग्री है 18 है ना। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमने बचपन से पढ़ रखा है ना, जो फॉर्मूला आता है, जैसे कि मान लो एक ए है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 है, एंड एक बी है जिसका वैलेंसी है 3। तो कंपाउंड जब ये दोनों बनाएंगे तो क्रॉस हो जाएगा, जैसे कि A3B2 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 3। तो ये कंपाउंड ऐसे बनता है, ठीक है, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो 3 है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल जब रिएक्शन करता है सोडियम मतलब कि एक्टिव मेटल के साथ, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, एंड ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। क्या बनता है, बेसिकली एल्कोक्साइड बनता है, अल्केन की जगह जो भी है, यहाँ जैसे कि यहाँ पर फिनाइल लेंगे तो वैसे आप नेमिंग कर दोगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि फिनॉल जो है ना, ये फिनॉल सिर्फ एक्टिव मेटल के जैसे कि Na के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर ये NaOH भी आप दे दो, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड मीडियम भी आप दे दो, तब भी ये सेम रिएक्शन करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दी थी। तो ये जो रिएक्शन से इससे क्या प्रूव होता है, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट दे आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। अब ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या होते हैं, दैट दे कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है। हम बचपन में पढ़ रखे कि जो लुइस एसिड एंड जो बेस थ्योरी होती है ना, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस थ्योरी, लुइस लुइस एसिड का जो थ्योरी था वहाँ पे क्या बोला जाता था कि एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, ठीक है, एंड जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। एंड ब्रॉन्स्टेड जो थ्योरी थी एसिड बेस की, वहाँ पे क्या बोला गया था, जो एसिड होते हैं वो H+ दे सकते हैं, एंड जो बेस होते हैं वो H+ को ले सकते हैं, बेसिकली उल्टा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब यहाँ पे रिएक्शन से वही चीज़ को समझा रखा है कि मान लो कोई बेस है एंड एक एसिड है, ठीक है। ROH जो है ये फर्स्टली एक अल्कोहल है, ठीक है। तो अगर ये एसिड की तरह रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इस बेस को एक हाइड्रोजन दे देगा। तो यहाँ पे रिएक्शन में वही हो रहा है, ठीक है। इस बेस को इसने जो है एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया, ये वाला बॉन्ड टूट गया। तो इससे क्या प्रूव होता है, जो अल्कोहल्स होते हैं वो एक टाइप के ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब हम एसिडिटी जो है उसको कंपेयर करना सीखेंगे, है ना। तो अल्कोहल्स की जो एसिडिटी है देखो, वो किस पे डिपेंड करेगी, इस OH बॉन्ड के पोलर नेचर में, है ना। जितना ज़्यादा ये OH, इन दोनों के बीच में पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ये बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप देखते हैं, देखो, एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसे हो जाएंगे, जैसे कि CH3 हो गया अपना, ठीक है, C2H5 हो गया, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी जो है डोनेट कर देते हैं। ये क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर ये अपनी इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देंगे तो OH के बीच जो बॉन्ड है उनमें पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, आप देखो, मान लो कि ये एक अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, तो क्या होगा, ये अपनी जो भी इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड की इसको डोनेट कर देगा, तो इनके बीच का जो पोलैरिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक एग्जांपल से समझो, ठीक है, मान लो कि आप हो एंड आपके दोस्त हो, ठीक है, आप दोनों ही बहुत भूखे हो। अगर आपको एक केक दे दिया जाए, ठीक है, मान लो आपको एक केक दे दिया जाए, तो क्या होगा, आप दोनों के बीच में जो है लड़ाई होगी, है ना। आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी एंड आप दोनों के बीच की जो बॉन्ड थी वो टूट जाएगी। पर अगर मानो कि आप दोनों जो है भरपेट खाए हुए हो, ठीक है, मान लो कि आप दोनों जो है, आप लोगों को अच्छे से नाश्ता करके आए हो आप दोनों ही, तो क्या हो जाएगा, आपके बीच की जो, मान लो आपको अब कोई एक केक देना है, तो क्या आप उस केक को लोगे, नहीं लोगे। तो आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड था वो तो स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है, पहले से ही जो है CH3 जैसे जो भी ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये जो होते हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं ना, तो इनकी कोई डिमांड नहीं रहती एंड जिसके चलते ये बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होता। तो आपको समझ में आया एसिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये जो एग्जांपल है इसको देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 3 टाइप के यहाँ पे अल्कोहल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो एक ही होगा, है ना। सेकेंडरी में जो कार्बन होते हैं वो 2 ग्रुप से जुड़े होते हैं ऐसे, एंड टर्शियरी में ऐसे 3 ग्रुप्स होते हैं। तो 3 ग्रुप होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इनकी बीच की जो पोलैरिटी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा नहीं होगा,
तो क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये वाला हो जाएगा। समझ में आपको ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अल्कोहल्स जो होते हैं वो वाटर से वीक एसिड्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे जो एग्जांपल है उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे एक बेस दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, एंड एक एसिड दी हुई है। एसिड क्या है, बेसिकली वाटर है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में वाटर जो है एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जो एंड ये जो है ये अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या, एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर ये अल्कोहल है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, ये वाला, ठीक है। मतलब कि ये एक जो है H+ डोनेट कर चुका है। तो आपको ये चीज़ें पता है, बेसिक चीज़ है। तो ये एक बेस है एंड मान लो कि वाटर इज रिएक्टिंग एज एन एसिड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है टूट जाएगा एंड इसके साथ जा करके जुड़ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। एंड हमें जो है पता है कि स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। स्ट्रॉन्गर द बेस वीकर द कॉन्जुगेट एसिड, राइट। ये जो है ये इस वाटर की मॉलिक्यूल से आसानी से एक H+ निकल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या हो जाएगा, एक वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर से वीकर एसिड्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है, दिस रिएक्शन शोज वाटर इज़ अ बेटर प्रोटॉन डोनेटर। सही बात है कि ये प्रोटॉन या फिर H+ जो होता है इसको आसानी से डोनेट करता है अल्कोहल्स को, ठीक है। एंड एक रिएक्शन से एक और भी चीज़ हमें पता चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोक्साइड आयन इज़ अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन द हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। जो अल्कोक्साइड आयन होते हैं, मतलब कि ये जो आयन होते हैं ये बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ से आपने देखा कि एक प्रोटॉन को इसने ले लिया है ना वाटर से, तो दे आर द बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन द हाइड्रोक्साइड, मतलब कि इस आयन से। तो ये सिंपल सी चीज़ है और आपको याद रखनी है कि क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन हो सकता है। कैसा क्वेश्चन, ओके, सो विच सजेस्ट दैट अल्कोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस, ठीक है। स्ट्रॉन्गर बेसिस क्यों, बेस हमें पता होता है क्या होता है, वो H+ एवर प्रोटॉन इजीली ले सकते हैं अपने पास, है ना। तो वो स्ट्रॉन्गर बेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये था इसने इजीली यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया, तो जिसके चलते ये एक स्ट्रॉन्गर जो है बेस हो गया। तो ये चीज़ें पे बताई गई है। एंड यहाँ पे जो एग्जांपल है वो बहुत अच्छी एग्जांपल है। यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस देन द सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एल्कोक्साइड आयन जो होते हैं वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, मतलब कि बेटर बेसिस होते हैं हाइड्रोक्साइड से। तो अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया जाए NaOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड आपको सोडियम इथॉक्साइड दिया जाए, ठीक है, जो कि एक एल्कोक्साइड आयन है, तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ये ज़्यादा बेसिक होगा इससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। अब हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। देखो द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद मेटल्स, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा है ना, सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये चीज़ें क्या इंडिकेट करती है, फिनॉल की एसिडिक नेचर को। फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में OH जो ग्रुप होता है वो इस रिंग के साथ, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है ना, sp2 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह मतलब कि बिहेव करता है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो ऐसे समझो कि देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। देखो 2 लोन पेयर है एंड 2 जो है बॉन्ड पेयर है, तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। एंड ये जो कार्बन है जिसके साथ ये कनेक्टेड है वो sp2 में है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, एक ये वाला हो गया, ये वाली बॉन्डिंग होंगी एंड ये वाली, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये कार्बन, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, sp का सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है sp2 में, एंड उससे कम होता है sp3 का। मतलब कि sp2 का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा sp3 से। तो अब क्या होगा कि कार्बन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इस ऑक्सीजन से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो किधर होगा, इस तरह होगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि वो जो एटम है वो अपनी तरह इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। तो ये जो कार्बन है ये एज अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे जो है काम करेगा, है ना। तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसको दे देगा, एंड इसके बाद जो है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है इसके चलते यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एंड
ड्यू टू दिस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनॉल मॉलिक्यूल एज डिपिक्टेड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसके चलते क्या होता है, जो ऑक्सीजन है OH ग्रुप का वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। क्यों? क्योंकि अगर ये अपना लोन पेयर दे देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बोला गया है। द रिएक्शन ऑफ फेनॉल्स विथ, तो ये आई होप कि आपको जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो बस आप देख लो कि यहाँ पे आप लोन पेयर दे रहे हो एंड इसके बाद जो है यहाँ से लोन पेयर इधर शिफ्ट हो रहा है ना, ऐसे लोन पेयर शिफ्ट होता जाता है एंड जितनी बार ये शिफ्टिंग होती है उतनी रेजोनेंस जो है स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है एक डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है रेजोनेंस का कंसेप्ट। नाउ ये जो रिएक्शन है इससे हमें क्या पता चलता है कि फिनॉल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं देन अल्कोहल्स एंड वाटर। हमने थोड़ी देर पहले ऊपर क्या पढ़ा था, जो अल्कोहल्स होते हैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वाटर, है ना। तो अगर हमें फिनॉल को यहाँ पे बिठाना है, फिनॉल को हम कहाँ बिठाएंगे, एकदम पहले, है ना। फिनॉल इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन द वाटर एंड देन द अदर अल्कोहल्स। फिनॉल भी एक अल्कोहल्स है, मगर फिनॉल के सिवा और जो बाकी अल्कोहल्स होते हैं जैसे कि मिथाइल अल्कोहल ले लो आप, ठीक है, कोई भी अदर अल्काइल या फिर अराइल अल्कोहल्स ले लो, वो उससे कम होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। लेट अस एग्जामिन हाउ अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग इज़ मोर एसिडिक। मतलब कि जो एरोमेटिक रिंग वाला जो भी अल्कोहल्स होते हैं जैसे कि फिनॉल हो गए, वो क्यों इतना ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है, मतलब उनका वजह क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसका सिर्फ एक वजह है, दैट इज़ द आयनाइजेशन। आयनाइजेशन जब होता है, देखो यहाँ पे जो कंपैरिजन दी गई उसको आप समझने की कोशिश करो। ये एक नॉर्मल अल्कोहल है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो है एक अल्काइल ग्रुप है एंड ये जो है एक फिनाइल रिंग है, मतलब कि एक एरोमेटिक अल्कोहल है, ठीक है। जब ये आयनाइज होगा मतलब कि एज ए एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको तोड़ देगा, है ना। ये जो OH का बॉन्ड है तो एक H+ दे देगा एंड ये जो है आयनाइज्ड हो गया, आयनाइज स्टेट में हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ है, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया अपना एंड H+ को बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया इसका आयनाइज्ड फॉर्म। अगर हम फिनॉल को सेम तरीके से आयनाइज करें तो क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन दे देगा एंड ये जो है ये बन जाएगा अपना फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है ना, इसमें शो होगा रेजोनेंस, ठीक है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एंड एक चीज़ आप याद रख लो कि किसी भी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस होता है तो वो कंपाउंड जो है बहुत स्टेबल हो जाता है, पर यहाँ पे देखो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसमें OH अटैच था, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन द ऑक्सीजन। डिक्रीज क्यों हो जाएगी, देखो आप यहाँ से अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन खींच रहा है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था वो कम होगा, राइट। तो जो है क्या हो जाएगा, दिस इंक्रीजेज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। OH बॉन्ड की जो पोलरिटी होगी इसके चलते बढ़ जाएगी। कैसे, कि अगर यहाँ पे हमने इसको जो है आयनाइज किया एंड ये हाइड्रोजन प्लस जो आयन है वो निकल गया बाहर, तो ये जो ऑक्सीजन होता है इसको इधर से कार्बन खींच रहा है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके चलते ये जो होता है एक स्टेबल कंपाउंड बना रहता है ना, स्टेबल आयन बना लेता है एंड पोलरिटी कम हो जाती है। पोलरिटी का मतलब क्या है, मान लो एक कंपाउंड है, ठीक है, जहाँ पे A+ है एंड B की टेंडेंसी है माइनस की, तो इनमें पोलरिटी अच्छी खासी दिखी जाएगी। पर एक है जो इसका भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, तो इनमें जो होगा पोलरिटी कम हो जाएगा, जिसके चलते बॉन्ड ईजिली जो यहाँ पे जो है ईजिली बॉन्ड ब्रेक होगा, पर यहाँ पे नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली समरी जो है समझ में आई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन द अल्कोक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन द ऑक्सीजन वाइल इन फिनॉक्साइड द चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। अब इसका मतलब क्या है, जो अल्कोक्साइड आयन है मतलब कि ये वाला है ना, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पे जो चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो लोकलाइज्ड है, पर यहाँ पे फिनॉक्साइड में जो चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है। मतलब ये चार्ज पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, तो ये चार्ज जो है डीलोकलाइज हो जाएगा एंड जिसके चलते फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इवन फिनॉल से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये यहाँ पे है देखो, विच मेक्स द फिनॉल मॉलिक्यूल लेस स्टेबल देन द फिनॉक्साइड। मतलब कि जो फिनॉक्साइड आयन होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस जब भी किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। एंड फिनॉल के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो यहाँ से आप देख लेना एक बार, आप अगर टाइम हो तो आप प्रैक्टिस भी कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम फिनॉक्साइड का, जो है फिर से यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन्होंने दिखा दिया है, क्यों जो है फिनॉक्साइड जो है ज़्यादा स्टेबल होता है फिनॉल से, ठीक है। इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप एनहांसेस द एसिडिक स्टेंट। अब ये एसिडिक स्टेंट का क्या चक्कर है, देखो आप मान लो कि एक फिनॉल, चलो हम यहाँ पे फिनॉल ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये जो है हमारा फिनॉल हो गया। एंड मान लो कि यहाँ पे कोई ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी में बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो है। तो जब इसको हम आयनाइज करेंगे, मतलब कि एक H+ को बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड अगर नेगेटिव चार्ज आता है एंड यहाँ पे जो है पैरा पोजीशन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल था जिसमें नेगेटिव चार्ज था ये स्टेबल हो जाएगा, राइट। एंड दैट्स वाई क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ता है, जब कोई कंपाउंड H+ देने के बाद भी स्टेबल हो, है ना। तो आपको समझ में आया कि नाइट्रो ग्रुप जैसे जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएंगे हम तब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे जो है बढ़ेगा। नाउ एक और भी जो है क्या बोला गया है, दिस इफेक्ट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड। ये इफेक्ट जो है और भी ज़्यादा देखा जाता है कब, जब ऐसे ग्रुप्स जैसे कि हमने कहा कि नाइट्रो ग्रुप्स ये कहाँ होंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में होंगे, ठीक है। मेटा पोजीशन में ये उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्यों, वो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ से ये पहले तो ऑर्थो पोजीशन में हो रहा है 1 नंबर पे, ठीक है, फिर ये पैरा पोजीशन में डिलोकलाइज हो जाए एंड जो थर्ड स्टेप है यहाँ पे ये पैरा पे डिलोकलाइज हो रहा है। इसका मतलब मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, तो जो है इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच भी नहीं पाएगा अगर मेटा पोजीशन में ये ग्रुप होगा। समझ में आया। तो जो है अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे तो डीलोकलाइजेशन और भी इफेक्टिव होगा, तो एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो भी इफेक्टिव तरीके से होगा, राइट। अब जो है हम पढ़ते हैं इन फिनॉक्साइड आयन अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा जैसे कि अल्काइल ग्रुप होगा तो ये फिनॉक्साइड आयन के फॉर्मेशन को जो है फेवर नहीं करेगा। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम्पल कि अगर ऐसा है, ठीक है, एक फिनॉल है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर एक फिनॉल है एंड इस पर जो है एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, मतलब ऐसे कि आप मान लो कि ये H+ को रिलीज़ करने के बाद, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस कंपाउंड से H+ को रिलीज़ करवाना पड़ता है। मान लो कि ये जो फिनॉल था इसने जो है H+ दे दिया किसी को, ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है अगर ये इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा डोनेट करेगा तो क्या होगा कि स्टेबल नहीं बन पाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है एंड ये फिर से और भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो ये चीज़ स्टेबल नहीं हो पाएगी। पर अगर यहाँ पे CH3 की जगह नाइट्रो ग्रुप होता तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको खींच लेता, राइट, जिसके चलते ये स्टेबल हो जाता। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि ये हो गया जो क्रेसॉल है वो लेस एसिडिक होगा फिनॉल से। क्रेसॉल हमने पहले ही पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, है ना। ये जो एक क्रेसॉल है, ठीक है, क्रेसॉल हो गया, रेसरसिनल हो गया, क्विनोल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे। तो ये जो है अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये फिनॉल है एंड ये क्रेसॉल है, इनमें से जो है कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन द क्रेसॉल, क्योंकि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। ये चीज़ हमने कर ली। अब एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, पीके। तो पीके से आपको बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है। पीके जो होता है के का अपोजिट होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पीके मतलब क्या, जैसे कि आपने पीएच पर रखा होगा, है ना, जितना एसिडिक होता है उसका पीएच जो है उतना लो होता है, 7 से उतना ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे भी वही है, जितना पीके ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना है इस चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे जो है पीके की जो वैल्यू है वो नीचे जाने से क्या होता है, बढ़ रहा है ना। जैसे कि 7 हो गया, फिर 10 हो गए, फिर 15 हो गए, तो नीचे जाते हुए बढ़ता आ रहा है। पर आपको ध्यान पे क्या रखना है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो रही है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं नाइट्रोफिनॉल्स को, फिर फिनॉल्स को करेंगे एंड फिर क्रेसॉल्स को करेंगे। देखो, अगर हमने जो चीज़ एक पढ़ी कि जितने भी एराइल हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एल्काइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एक फिनॉक्साइड रिंग होता है जिसके चलते रेजोनेंस होता है अच्छे से, ठीक है। तो इथेनॉल की अगर हम बात करें, इथेनॉल की जो है पीके हाईएस्ट होगा, मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ लोएस्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कोई बेंजीन का जो है रिंग नहीं है, तो जो है यहाँ पे रेजोनेंस अच्छे से नहीं होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम होगा, ठीक है। तो फिनॉल के हमने देखने, आप क्रेसॉल की बात करते हैं। क्रेसॉल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक फिनॉल का रिंग होता है एंड यहाँ पे जो है
CH जो होता है ये ऑर्थोक्रेसॉल है। अगर आप यहाँ पे इसको CH3 ग्रुप को लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, मेटाक्रेसॉल। एंड अगर यहाँ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पेराक्रेसॉल हो जाएगा। तो इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, वो इथेनॉल से थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना, इथेनॉल से थोड़ा ज़्यादा होगा, पर फिनॉल से कम होगा। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि फिनॉल से जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्रेसॉल का कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इनमें कंपेयर करें, देखो ऑर्थो एंड पैरा में हमने क्या कहा था, ऑर्थो एंड पैरा में जो है और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि जो इफेक्ट है वो मोर प्रोनाउंस्ड होता है ना। पर मेटा में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मेटा में चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कुछ भी हो जाए ग्रुप, तो उससे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ में ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है, जिसके चलते इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा इनमें से। ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं नाइट्रो की। देखो अब नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा, जो अपना फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो रेजोनेंस करेगा एंड प्लस क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को है वो अपनी तरह खींच लेगा एंड रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ है सबसे कम क्यों है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इनमें सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि फिनॉल जो होते हैं दैट इज़ मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन द इथेनॉल। तो ये चीज़ तो ईजी है। अब हम करेंगे एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ। तो इनके लिए पहले आपको क्या करना होगा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, मतलब कि स्ट्रक्चर लिखें, प्रोपनॉल, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, 4 मिथाइल फिनॉल। देखो प्रोपनॉल का सबसे कम होगा, बाकी सारे तो फिनॉल से, मतलब कि इन सब में एक एक फिनाइल रिंग होगा, तो इनका तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि जो है फिनॉक्साइड आयन बनेगा। तो इसको तो हम पहले सबसे कम के लिस्ट में कौन सा हो जाएगा, जो प्रोपनॉल है उसका जो है मिनिमम वैल्यू होगा एसिड का, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 4 मिथाइल फिनॉल। तो इसको बना लेते हैं, एक फिनॉल रिंग बनाना है आपको, ठीक है, फिनॉल बनाना है। एंड जो बोला गया 4, मतलब कि ये अगर 1 नंबर का कार्बन है तो 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा अपना मिथाइल। अब जो मिथाइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है ना। तो क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बट प्रोपनॉल से थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है एक फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट बात करते हैं तो वो हो जाएगा क्या, फिनॉल। देखो फिनॉल का ज़्यादा होगा, हमने ये जो एग्जांपल कर रखा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसका थोड़ा कम हो जाएगा फिनॉल से, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 नाइट्रोफिनॉल। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वही यहाँ पे जाएगा, 1 2 एंड 3 नंबर वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है। ओ आई एम सॉरी, 3 नंबर कार्बन पे जो है नाइट्रो ग्रुप बोला गया है ना, 3 नाइट्रोफिनॉल बोला गया है। अब जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप होता है ना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ स्टेबल तो होगी, पर ये जो नाइट्रो का पोजीशन है वो कहाँ पे है, मेटा पे है। तो जो इफेक्ट होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, स्क्रीन थोड़ा छोटा है तो आई होप बट आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पे जो एक नाइट्रो ग्रुप है एंड यहाँ पे एक और नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। ये क्या है, 3,5 नाइट्रोफिनॉल। तो ये भी आप देखो, यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप है, मतलब इफेक्ट जो है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पर ये भी कम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही मेटा पोजीशन में है, ठीक है। और अगर हम सबसे ज़्यादा जो है उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में। ये जो एक OH लगा दो एंड यहाँ पे 2 नंबर पे एक नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, 4 नंबर पे एक नाइट्रो ग्रुप एंड जो है एक यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, 2,4,6। तो ये जो 3 पोजीशन है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है एंड तीनों के तीनों नाइट्रो ग्रुप से, तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो ये जो ट्रेंड है इसको आप लिख लो एंड आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल कर लिया हमने। अब पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन। Alcohols and phenols react with the carboxylic acids, acid chlorides and acid anhydrides to form the esters। तो एस्टर्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब अल्कोहल या फिर फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन देख लेते हैं हम। तो ये रही रिएक्शंस। देखो यहाँ पे मान लो कोई एराइल ग्रुप है या फिर अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसके साथ हम पहले तो एसिड्स का रिएक्ट करेंगे, फिर जो एसिड क्लोराइड का
एंड फिर एसिड एनाइड का, तीनों में जो है एस्टर बनेगा। वो कैसे, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले लिख लेना होगा, मान लो कि कोई ऐसा ग्रुप है, ठीक है, मान लो कि अल्काइल लेते हैं हम, एन एसिड को लिख लेते हैं। अब ऐसे इसको घुमा के लिखना, ठीक है। फिर इससे क्या करना, एक वाटर को निकाल देना। वाटर निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक एस्टर बन जाएगा। तो एस्टर को हम कैसे लिखेंगे, ROC, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, R डैश्ड, ठीक है। तो ये अपना एस्टर बन गया यहाँ पे। अगर इसकी जगह रायल ग्रुप होगा तो वैसे हम कर सकते हैं इजीली। अब पढ़ते हैं इससे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एक एसिडिक मीडियम की हमें प्रेजेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन। क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो है H एंड यहाँ से जो है Cl निकल जाएगा, मतलब कि HCl निकल जाएगा। एंड बाकी जो है इसका बस एडिशन करना है आपको, ठीक है। R या फिर कोई भी रायल ग्रुप है, ठीक है, CO एंड यहाँ पे Cl, आई एम सॉरी, सो यहाँ पे जो हो जाएगा R डैश्ड। तो ये एक एस्टर बन गया, ठीक है। अब करते हैं एसिड एनाइड्रेट के साथ रिएक्शन। वही सेम टाइप का रिएक्शन, बस यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे एक एसिड निकल जाएगा एंड जो एक एस्टर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है आप इसको इसके साथ जोड़ देना, जैसे कि ROCO R डैश, ठीक है, ये एस्टर बना गया। एंड यहाँ पे जो है जो बाकी के कंपाउंड से जो बाकी के हैं इसको आप ऐसे लिख लेना RCO, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स है, ठीक है। एंड यहाँ से H, तो ये एक तो एसिड बन जाएगा एंड एक जो है एस्टर बन जाएगा। तो ये तीनों के तीनों रिएक्शंस आपको जो है याद रखने पड़ेंगे। अब क्या बोल रहा है, ये जो रिएक्शंस होते हैं एसिड से या फिर एनाइड्रेट से, ये इसको हम करते हैं थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में, मतलब कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मीडियम में। एंड ये रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, एंड दैट्स वाई वाटर को हम रिमूव कर लेते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि यहाँ पे H2O बन रहा है या फिर HCl बन रहा है, इनको हम क्या करते हैं, रिएक्शन की मीडियम से रिमूव कर देते हैं, जिसके चलते जो रिएक्शन होता है वो राइट डायरेक्शन में, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, राइट। वरना क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो है रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक। तो ये सब एसिड क्लोराइड के साथ वाला जो रिएक्शन है वहाँ पे क्या बनता है, साइड प्रोडक्ट बन रहा है HCl, है ना। तो हम यूज़ करते हैं पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन क्या होता है, एक बेस होता है। देखो अब जो जैसे कि पहला रिएक्शन जो था, है ना, एसिड के साथ जब रिएक्शन किया तब क्या हुआ, H2O प्रोड्यूस हुआ। तो H2O को तो हम इजीली मीडियम से निकाल सकते हैं, पर जो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तब क्या बनेगा, HCl बनेगा। अब HCl को मीडियम से निकालने का क्या तरीका हो सकता है, देखो HCl एक एसिड है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर एक बेस दे सकते हैं जो कि पिरिडीन होगा। उसके चलते क्या होगा, दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो रिएक्शन जो है ईजिली राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है।